दोस्तों नमस्कार। आजकल तो कोरोना का समय चल रहा है, तो हमें सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, नियमित रूप से मास्क लगाना है, कहीं भी बाहर निकलना नहीं है, घर से निकलना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हुए हमको बाहर निकलना है। तो इस प्रकार से हमारे देश की जो कोरोना वाली समस्या है वो दूर हो सकती है। तो आज हम एक विशेष टॉपिक करने वाले हैं। मैं आप लोगों को वनों से संबंधित कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा वनों के संसाधन के वनों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए किस प्रकार से आयोग स्थापित किया गया था और आज भी वो प्रयास निरंतर जारी है। तो देखिए, ब्रिटिश शासनकाल से ही 1884 ईस्वी से ब्रिटिश शासनकाल में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा वनों को सुरक्षित करने के लिए नीतियाँ बनाई गई थी। तो उसमें राज्यों में विशेषकर राज्यों में वनों को सुरक्षित करने के लिए एक वन आयोग बोर्ड की स्थापना की गई थी 1884 में, जिसके मुख्य लक्ष्य ये थे कि वहाँ से राजस्व की प्राप्ति हो जाए, वनों से राजस्व की प्राप्ति और दूसरा वनों को संरक्षित कर दिया जाए। इसके बाद जब ब्रिटिश शासनकाल समाप्त होता है और ब्रिटिश शासनकाल से हमें स्वतंत्रता मिलती है, तो ब्रिटिश शासन के पश्चात और स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समयांतरण, तो इस समय क्या हुआ कि 1950 ईस्वी में जो केंद्रीय वन बोर्ड थे उसमें केंद्र सरकारी का ही शासन चलता था। केंद्रीय वन बोर्ड जो थे उन्होंने वनों के संरक्षण के लिए कुछ एक कार्यक्रम बनाया जिसे वन बोर्ड कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। उस कार्यक्रम की मुख्य 3 बातें थी। मुख्य लक्ष्य ये थे कि वनों का जो विस्तार है, जो वनों का क्षेत्रफल है, वो 33.30% तक किया जा सके, 33.3% तक किया जा सके। और दूसरा था कि वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, वनों को लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। और दूसरा है वनों के बारे में संशोधन करना और उनको विस्तृत करने के लिए नई नई तकनीकियों को खोज करना। इसके बाद स्वतंत्रता भारत में ये कार्यक्रम किए गए, लेकिन 7 दिसंबर 1988 को भी एक प्रयत्न किया गया जो कि नवीनतम वन प्रणाली कहलाई गई वनों को संरक्षित करने के लिए। 7 दिसंबर 1988 इस नीति के अंतर्गत वनों को, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वनों को संरक्षित करने का तरीका था, लक्ष्य थे। इसका प्रमुख लक्ष्य ये था कि जो पर्यावरण है उसको संतुलित किया जा सके। पर्यावरण संतुलित रहेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सही रहेगी, जलवायु समशीतोष्ण रहेगी और हम पृथ्वी पर मानव जीवन संभव रहेगा, नहीं तो कोरोना जैसी समस्याएं आती ही रहेंगी। तो वनों को, पर्यावरण को संतुलित करना, दूसरा है वनस्पति वन्य जीवों को सुरक्षित करना, और तीसरा था कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, रोटी कपड़ा मकान, लोगों की ज़रूरी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और इस 7 दिसंबर 1988 की वन संरक्षण आयोग की कुछ बातें और थीं जिन पर विशेष ध्यान दिया गया था। जंगलों में जो झीलें थीं, नदियां थीं, उन नदियों के किनारे पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और दूसरा, जो आदिवासी कई सालों से जंगलों में परंपरागत तरीके से रह रहे हैं, उन आदिवासियों को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यदि आदिवासी वहाँ से हट जाएंगे तो जो जंगल की परंपरावादी तरीके की जो वहाँ की रहने का तरीका था आदिवासियों का, उनसे वन अलग हो जाएगा और इससे हमारे वन की व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा ये है कि ये बात ये थी, इस 7 दिसंबर 1988 की एक और बात थी कि जो कुटीर उद्योग हैं और ग्रामीण उद्योग, उनके अलावा किसी भी और उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण उद्योग पूरे मृदा से संबंधित है, कृषि उद्योग से संबंधित है। जैसे कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, किसी भी प्रकार का वस्त्र उद्योग है तो वो फिर मृदा से संबंधित है। उस प्रकार के उद्योगों के लिए कार्य किए जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त कार्य प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो हमारी ये 7 दिसंबर 1988 वाली नीति है, इसको बढ़ावा देने के लिए
एक बात और कर लेते हैं कि इसकी एक और बात थी कि जो हमारे वनों में अतिचारण यानी पशुओं द्वारा वनस्पतियों के अतिचारण वनस्पतियों का किया जाता है, उस वनस्पति के अतिचारण पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए कई प्रकार के कार्य किए जाना चाहिए। अतिचारण और वृक्षों की कटाई को लेकर के हमें सावधान रहना चाहिए। इसी से हमारे वनों में वृद्धि हो जाएगी और हमारी जलवायु समशीतोष्ण रहेगी। आज ओजोन परत का क्षय हो रहा है। जो ओजोन परत इतनी पराबैंगनी किरणों को रोकती थी, पराबैंगनी किरणों को आने से, आज उस ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वो केवल वनों का विनाश है। आज जो मानव है वो नगरीकरण के कारण वनों के संरक्षण का लाभ है उस लाभ को समझ नहीं पा रहा है और वो कई तरीक़ों से अपने लाभ को ढूंढते हुए आधुनिकीकरण के विस्तार में वो वनों के संरक्षण को भूल रहा है, वनों के संरक्षण के लाभ को भूल रहा है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि 7 दिसंबर 1988 की जो वन नीति थी उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा 1989 में एक कार्यक्रम और 1999 में चलाया गया था। 1999 में एक कार्यक्रम और चलाया गया था 7 दिसंबर 1988 की नीति को बढ़ावा देने के लिए। इस नीति के अंतर्गत कई प्रकार के आयोगों और संगठनों की स्थापना की गई थी। तो जो पहला वन आयोग था वो था केंद्र सरकार द्वारा 1965 में चलाया गया था, केंद्रीय वन आयोग। इसके अंतर्गत जो कृषि की डेटा थी, कृषि के आंकड़े थे, उनको एकत्रित करना, उनकी सूचनाओं को एकत्रित करना और बाज़ार की व्यावसायिक समस्याओं को समझना, व्यापार का ब्यौरा करना और मार्केटिंग, जिसको कहते हैं मार्केटिंग का ब्यौरा करना और उनकी सूचनाओं को लोगों तक प्रसारित करना। और ये था केंद्रीय वन बोर्ड की जो 1965 में लगाया था। इसमें एक और था कि जो वहाँ पे संस्थानें कार्य कर रही हैं उन संस्थानों का समन्वय करना कि वो कैसे कार्य कर रही हैं, उनका सही ढंग से कार्य हो रहा है, उनमें कोई रुकावट तो नहीं है, इन प्रकार की समस्याओं को सुलझाया जा रहा था। तो दूसरा है वन सर्वेक्षण संस्थान। वन सर्वेक्षण संस्थान के अंतर्गत वनों में क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या चीज़ें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 1971 में ये वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। तीसरा है वन संशोधन नीति। ये सबसे पॉपुलर नीति साबित हुई थी। इस नीति के अंतर्गत वन की तकनीकी यानी वनों को प्रोत्साहन देने की नई तकनीकियों को संशोधित करना तथा इनमें लोगों को इन चीज़ों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए थे। तो इन कार्यक्रमों कुछ क्षेत्रीय संस्थान भी थे, जैसे कोयम्बटूर का था, जबलपुर, बुरनोहट और बेंगलुरु। ये 4 क्षेत्र थे जिसमें इस केंद्रीय वन संशोधन नीति चलाई गई थी। दूसरा था काष्ठी, सरकार द्वारा एक काष्ठी कला प्रशिक्षण का केंद्र बनाया गया था। तो ये भी काफ़ी सही सरकार ने फैसला किया था कि जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे उनको लकड़ी काटने की कला को सिखाया जा रहा था। तो ये भी काफ़ी अच्छी थी कि लकड़ी काटने से हमारी अर्थव्यवस्था का पता चलता है। जब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लकड़ी काट के और हमें ये बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी चलती है, तो हमें भी देश के बारे में सोचना चाहिए। हम आम नागरिक हैं, हमसे ही देश चल सकता है। और इसके बाद वन महोत्सव भी चलाए गए थे। वन महोत्सव के.एस. मुंशी 1950 के जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उन्होंने एक वन महोत्सव चलाया था जो 7 दिसंबर से लेकर के और 21 दिसंबर तक के बीच में ये वन महोत्सव मनाया जाता है। और इसके बाद वन अग्नि नियंत्रण, ये भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि वनों में आग लगने वाली समस्या आज आधुनिक युग में वर्तमान समय में काफ़ी बड़ी समस्या है। तो UNDP की सहायता से हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि वनों में आग लगने वाली प्रमुख समस्याएं हैं, किन कारणों से वनों में आग लगती है। उन कारणों को जानने और उन कारणों को सुलझाने के लिए UNDP की मदद से हमें वनों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने वन अग्नि नियंत्रण परियोजना को चलाया गया था। इसके बाद सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना वनों के प्रोत्साहन में सबसे बड़ी भूमिका है सामाजिक वानिकी योजना की। इसमें क्या किया गया था कि इसमें जो वहाँ के प्रणेता थे इस संगठन के, उन प्रणेताओं ने एक नारा चलाया था, हर बच्चे के हाथ एक पेड़। आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए आज कोरोना महामारी के समय में ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही है ढंग से।
ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं ना भैया उसको, ऑक्सीजन सिलेंडर तक हम भरपाई नहीं हो पा रही है, तो हमें एक वृक्ष लगाना ही चाहिए, क्योंकि जीवन हुआ है तो किसके लिए हुआ है? वृक्ष लगाने के लिए। आप एक वृक्ष लगाइए, ठीक है। तो वृक्ष लगाया गया, लगाए जाने की प्रक्रिया को प्रणेताओं ने बढ़ावा दिया, और ये प्रक्रिया क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ाई गई थी, तो वहाँ के जो छात्र थे उन्होंने 23 माना जाता है कि सामाजिक वानिकी योजना 23% क्षेत्रों में रेलवे लाइन और सड़कों के किनारे वृक्षों को लगाया गया था। तो सामाजिक वानिकी योजना देश की कारगर नीति मानी जाती है वनों को संरक्षित करने के लिए। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो